नमस्कार। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा नव आगंतुक छात्र छात्राओं के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मैं योगेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं माननीय श्रवण गर्ग जी, जो नई दुनिया पत्र समूह के प्रधान संपादक हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्री अनुराग पुनेठा जी, जो P7 न्यूज चैनल के सीनियर प्राइम टाइम एंकर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी, और हमारे बीच विशेष तौर पर उपस्थित हैं कुल सचिव डॉक्टर संदीप वानसूत्रे जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब मैं पत्रकारिता विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और विभाग के अध्यक्ष श्री पंकज नयन पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रवण गर्ग जी का स्वागत करें। आज के इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्रवण गर्ग जी, प्रधान संपादक नई दुनिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच पधारे श्री अनुराग पुनेठा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, कुल सचिव डॉक्टर संदीप वानसूत्रे जी, हमारे बीच उपस्थित नई दुनिया के स्थानीय संपादक श्री रुचिर गर्ग जी, इस विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं समस्त गुरुजन, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और इस सभागार में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए कुशाभाऊ ठाकरे निबंध प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता बच्चों, उनके माता पिता, शिक्षक और सबसे बढ़कर इस विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, आप सबका इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि पत्रकारों की दो पीढ़ियाँ उपस्थित हुई हैं। हमारे बीच श्री श्रवण गर्ग हैं, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष पत्रकारिता को समर्पित किए हैं। उनके साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री अनुराग पुनेठा हैं, जिनकी उम्र अभी 40 के आसपास है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इन दोनों महारथियों के अनुभवों से बहुत लाभ होगा, फायदा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 2 वर्ष जो आप इस विश्वविद्यालय में बिताएंगे वो आपके जीवन के सबसे अच्छे 2 वर्ष हों, और आप इस विश्वविद्यालय में जब प्रवेश किए हैं और जिस दिन आप अपनी शिक्षा पूरी करके यहाँ से निकलेंगे, उस दौरान आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपकी मेधा का विकास हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कंचन ज्वाला से मेरा अनुरोध है कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रवण गर्ग जी का परिचय दें। पत्रकारिता में 4 दशक से ज़्यादा समय बिता चुके श्री श्रवण गर्ग अप्रैल 2012 से नई दुनिया के प्रधान संपादक हैं। आप पत्रकारों की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने हैंड कंपोजिंग से लेकर कंप्यूटराइज्ड न्यूज रूम तक के एक एक पल को बखूबी जिया है। इस दौरान आप हिंदी के 25, अंग्रेजी के 13 और गुजराती के 4 अखबारों में काम कर चुके हैं। सन 2007 से 2012 तक आप दैनिक भास्कर ग्रुप के समूह संपादक रहे हैं। यहाँ खास तौर पर उल्लेखनीय है कि आपने हमेशा पत्रकारिता को समाज को बेहतर बनाने के साधन के तौर पर देखा है। समाज से सरोकार के चलते ही 1972 से 1977 के दौरान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आपकी सक्रिय भागीदारी रही। आपने 1974 में जेपी के साथ 1 साल बिहार में बिताया था। आपने बिहार आंदोलन एक सिंहावलोकन नामक पुस्तक भी लिखी है। मध्य प्रदेश की दस्यु समस्या को गहराई से समझने के लिए आपने बिहार की खाक भी छानी और डाकुओं के आत्मसमर्पण अभियान से गहराई से जुड़े रहे।
इस विषय पर लिखी पुस्तक चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में के सह लेखक भी हैं। आप पत्रकारिता और अन्य क्षेत्रों की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में पदाधिकारी रहे हैं, जिनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय एकता परिषद शामिल हैं। आपको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब मैं आपका परिचय और उपलब्धियों को साराना अंदाज में पेश करता हूं। पत्रकारिता में आपने 40 साल बिताया है। पत्रकारिता में आपने 40 साल बिताया है। जेपी आंदोलन में भी जोर आजमाया है। आज तक 42 अखबारों में कर चुके हैं काम। कतिपय पुस्तक लेखन में भी शामिल है नाम। दस्यु समस्या में भी महती भूमिका है। कलम के आगे जमीर नहीं बिका है। पत्रकारिता का गौरव भी आपने बढ़ाया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार आपने पाया है। आप टीवी चैनलों में नजर आते हैं। आप टीवी चैनलों में भी नजर आते हैं। आज आप यहाँ आए हैं, हम तालियां बजाते हैं। हम आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं बड़े सम्मान के साथ आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, मैंने कई बार पूछा जोशी जी से कि मुझे क्या बोलना है बताएं, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे क्या बोलना है। तो बिना विषय के बोलना बहुत संकट का काम है। इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से बात कीजिए, वो क्या जानना चाहते हैं उनको बताइए। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। मैं अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ और उसमें मेरी कन्वीनरशिप में एक समिति बनी है जिसका काम है 2 चीज़ें तय करना। पहला काम तो ये कि पत्रकारिता में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कोई शैक्षणिक योग्यता। दूसरा ये है कि ये आपका जो संस्थान है, ऐसे देश भर में बहुत कई संस्थान हैं, उनमें शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कोई अखिल भारतीय स्तर पर रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है क्या? ये दोनों महत्वपूर्ण काम है। पहला जो मुद्दा है कि योग्यता के लिए कुछ लाइसेंस ज़रूरी है क्या? लाइसेंसिंग ऑफ जर्नलिज्म फॉर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म, ये दुनिया में बहस चल रही है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या पत्रकार बनने के लिए किसी तरह का लाइसेंस होना जरूरी है, और वो लाइसेंस किसको जारी करने की पात्रता किसको होनी चाहिए, सरकार को कि किसी संस्था को होनी चाहिए। और ये जो मीडिया स्कूल्स हैं, इनमें जो पढ़ाई हो रही है वो किस तरह की हो रही है, ये 2 मुद्दों पर बहस चल रही है। सरकार बहुत रुचि ले रही है इसमें, बहुत ज़्यादा रुचि ले रही है, और सरकार का मानना है कि जो मीडिया है बहुत अनियंत्रित हो रहा है और उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ये सारा का सारा जो खेल है मीडिया का, ये आपके भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है कि आप लोग यहाँ से बाहर निकल के जब जाने वाले हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए। कुछ रास्ते खुले हुए मिलेंगे कि सब रास्ते बंद मिलेंगे। आप लोग यहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी पाठ्यक्रम हो उसमें गुजारते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है?
उस उपयोगिता को कौन तय करेगा? क्या इसके बारे में कोई विचार किसी स्तर पे हो रहा है क्या? और उनकी जो फीस है वो भी लाखों रुपए में है, और उनमें से जो निकलने वाले लोग हैं उनके लिए जॉब्स नहीं मिलते हैं बड़े महानगरों में, और उनकी फैकल्टीज जो हैं बहुत ही गरीब किस्म की हैं। ऐसे में रायपुर में इस संस्थान का होना छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इससे जो रीजनल जर्नलिज्म है वो बहुत ही मजबूत होने वाली है, पर वो मजबूत तब होगी जब इसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होगा। पहली चीज, इसकी जो फैकल्टी है वो अखिल भारतीय स्तर की होगी। यहाँ पढ़ाने लिखाने और विचार करने की आज़ादी होगी। ये चीज़ माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी लागू होती है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में भी लागू होती है, सब जगह लागू होती है। तो दो तरह की संस्थाएं मीडिया में इस समय चल रही हैं। पहली तो निजी चल रही है, जहां फैकल्टीज नहीं है, साधन नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, और बहुत एक कमाई के साधन के रूप में उनको चलाया जा रहा है। दूसरी मीडिया स्कूल्स इस तरह के चल रहे हैं जो सरकारों के द्वारा या यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उनको मदद दी जा रही है। इंदौर में भी है जहां हम रहते हैं, रायपुर में जैसे है, भोपाल में। वहाँ मूल समस्याएं ये है कि जिस तरह की फैकल्टीज चाहिए, होनी चाहिए, वो उस तरह की फैकल्टीज का अभाव रहता है। बड़े शहरों में जो मीडिया स्कूल्स हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को बुला के वहाँ के पाठ्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवाते हैं, और उनका एक इंटरेक्शन भी मीडिया से होता है। अब स्थिति ये हो रही है कि सरकारों का मीडिया पर नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। दो लोगों का नियंत्रण, दो सत्ताओं का नियंत्रण बढ़ रहा है, एक तो सरकारों का और दूसरा बड़े बड़े मीडिया कारपोरेट हाउसेस का। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस, औद्योगिक घराने पूंजी निवेश के जरिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। प्रिंट में वो चीज़ अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो रही है। प्रिंट में क्योंकि स्टेक्स काफ़ी अलग किस्म के होते हैं, उसमें एक बड़े लार्ज क्रॉस सेक्शन से इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए कारपोरेट सेक्टर ने जब जब प्रिंट में दखलंदाजी की उनको असफल होना पड़ा। आप बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कारपोरेट सेक्टर काफ़ी सफल होता दिख रहा है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा, तो आप यहाँ से निकल के कहाँ जाने वाले हैं, ये आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप कैसे बनेगा और कौन बनाएगा उसको? क्या आपकी फैकल्टी इस रोड मैप को बनाने में मेंटरिंग करती है क्या? आपको समझाती है क्या? आपके एक एक आदमी से बात करती है क्या? या आप स्वयं सोचकर आए हैं कि यहाँ से निकलकर आपने तय किया हुआ है कि कहाँ जाना है? मेडिकल में और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें साफ रहती हैं।
कि उसको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन के गाँव में जाना है, सरकारी नौकरी करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, प्राइवेट क्लिनिक चलाना है। इंजीनियरिंग में भी ये रहता है बहुत हद तक। क्या मीडिया में वो चीज़ है क्या कि आपको पता है कि आप यहाँ से पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद जब इस संस्थान के दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट लेके जब बाहर निकलेंगे तब आपको कहाँ जाना है? मैं बहुत सारे मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ और वहाँ लोगों से बातचीत भी करता हूँ। तो मीडिया में इस समय जिस तरह की मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, ऐसी स्थिति में मीडिया को लेकर इस तरह के संस्थानों में किस तरह की एजुकेशन, किस तरह के पाठ्यक्रम, किस तरह की ग्रूमिंग आप लोगों की चल रही है, क्या इसके बारे में मैं इस संस्थान की बात नहीं कर रहा, वो हो रहा है क्या? छत्तीसगढ़ के मीडिया के बारे में क्या आपको जानकारी है क्या कि यहाँ किस तरह की संभावनाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो यहाँ से निकल के कहाँ जाना है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आने वाले वर्षों में इंडियन मीडिया इंडस्ट्री को जिसका मुकाबला करना है। एक चीज जो साफ है, जिसको लेकर पूरा भ्रम समाप्त हो जाना चाहिए, कि देश के जो श्रेष्ठ 20 समाचार पत्र हैं उसमें से 18 समाचार पत्र भाषाई क्षेत्रों से हैं। जो टॉप 10 न्यूज़पेपर्स हैं उसमें केवल एक अंग्रेजी का अखबार है, 6ठे क्रम पर, टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो 20 टॉप हैं उसमें 13वें क्रम पर या 16वें क्रम पर शायद हिंदुस्तान टाइम्स भी आता है। तो आने वाला जमाना जो है भाषाई पत्रकारिता का है। जितना विकास हो रहा है वो 3 चीजों का हो रहा है। एक तो हो रहा है रीजनल मीडिया का। आप पाएंगे कि आज भी रीजनल मीडिया में एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश है, नेशनल मीडिया में एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश नहीं है। किसी भी अखबार में चले जाइए, चाहे नई दुनिया में, भास्कर में, पत्रिका में, हरिभूमि में, नवभारत में, अच्छे लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में आज भी बहुत गुंजाइश है। उसकी एक ही शर्त है कि क्या आपके पास उस तरह का प्रशिक्षण है क्या। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब हम बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लेते हैं इंदौर में, भोपाल में, अलग अलग तरह का प्रोफेशनल किस्म का, तो उसमें बहुत ही एवरेज किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। क्या कारण है? तो एक तो मैं बता रहा था कि रीजनल मीडिया में बहुत गुंजाइश है। आप पाएंगे कि रीजनल पार्टियां आज के ज़माने में हिंदुस्तान में सब कुछ रीजनल चल रहा है। रीजनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ रहा है, रीजनल प्रिंट बढ़ रहा है, रीजनल पार्टियां बढ़ रही है, रीजनल लीडरशिप बढ़ रही है, और अखिल भारतीयता काफ़ी धीरे धीरे कम हो रही है। अब एक पार्टी की हुकूमत का ज़माना ख़त्म हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में मीडिया संस्थान का होना, इस कुशाभाऊ ठाकरे संस्थान का होना,
मैं इसको एक इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में मानता हूँ कि अगर इसको अखिल भारतीय स्तर पर आप स्थापित करना चाहें और एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहें मीडिया के क्षेत्र में, तो उसके लिए अनंत संभावनाएं हैं। अब उसके लिए आप लोगों के पास क्या ब्लूप्रिंट है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं जब आया था यहाँ, जब ये संस्थान स्थापित हुआ था, तब से मैं लगातार आ रहा हूँ और लगातार मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक नए किस्म का प्रोफेशनलिज्म हर बार हर नई यात्रा पर मुझे मिलता है। तो मैं इसके लिए जोशी जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि काफ़ी यहाँ के निकले हुए बच्चे, कल रात को भी मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए हैं और उनको जॉब में लिया है और काफ़ी कॉन्फिडेंस का लेवल मुझे काफ़ी उसमें बेहतर लगा। तो ये इस संस्थान की बहुत उपलब्धि है। आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, पर मीडिया को लेकर सभी तरह की चीज़ें हैं। अखिल भारतीय स्तर पर चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ हैं, पर रीजनल लेवल पर काफ़ी संभावनाएं हैं। और आप अगर चुनौतीपूर्ण तरीके से पत्रकारिता करना चाहें, सारी की सारी पत्रकारिता, आज जो खबरें निकल रही हैं देश में, वो कहाँ से निकल रही हैं। आप अखबार उठाकर देखें, कोई सा भी अखबार उठाकर देख लीजिए, सारी खबरें छोटे छोटे शहरों से निकल रही हैं। आप इस चीज़ का अध्ययन कीजिए कि क्या निकल के क्या आ रहा है, मीडिया में क्या हो क्या रहा है। मीडिया में तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो छोटे छोटे शहरों से खबरें निकल के आ रही हैं, दूसरी अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े भय व्यक्त किए जा रहे हैं, और तीसरा राजनीतिक अस्थिरता को लेकर लोग डरे हुए हैं कि क्या होने वाला है। और इन तमाम चीज़ों में जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो रीजनल पार्टीज़ का होने वाला है, रीजनल भावनाओं का होने वाला है और रीजनल मीडिया का होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में रहा हूँ, बहुत अपनी ज़िंदगी के काफ़ी 40 सालों में मैंने 20-25 साल महानगरों में निकाले हैं। पर मुझे लगता है कि जो काम करने की गुंजाइश अब प्रदेशों में है मीडिया के क्षेत्र में, वो गुंजाइश अब बड़े शहरों में बची नहीं है। आप लोगों ने बुलाया मुझे और मैं यहाँ हूँ काफ़ी समय। आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे तो हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास हारेगा हमसे, हमारा नाम ये इतिहास गढ़ता रहेगा। आप अगर यूं ही मार्गदर्शन मिले, यूं ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, यूं ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। माननीय श्रवण गर्ग जी के संबोधन के बाद मैं एमजे तृतीय सेमेस्टर के छात्र सुनील वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग पुनेठा जी का परिचय दें। अनुराग पुनेठा ने अपने करियर की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ऑब्जर्वर और द एशियन.com के लिए फीचर लिखने से की थी। सन 2000 में आप IMAC न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल से एंकर के तौर पर जुड़े। उसके बाद 2003 तक दूरदर्शन में न्यूज़ लाइव शो तथा DD मेट्रो चैनल के एंकर के तौर पर कार्यरत रहे। सन 2003 से 2005 तक आपने जी न्यूज़ में सीनियर एंकर और सीनियर करेस्पोंडेंट की भूमिका निभाई। इस दौरान आपको टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में बेस्ट एंकर का पुरस्कार भी मिला। अप्रैल 2005 से दिसंबर 2010 तक आप सहारा समय चैनल के प्राइम टाइम एंकर रहे। इस दौरान न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कवर की। गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान रिपोर्टिंग की और जनादेश यात्रा 2012 नामक शो की एंकरिंग की। राजनीति के साथ ही क्रिकेट में आप खासी दिलचस्पी रखते हैं और क्रिकेट शो सिली पॉइंट प्रस्तुत किया। श्रीलंका में आयोजित एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को सीनियर करेस्पोंडेंट के तौर पर कवर किया।
आपको सियाचिन ग्लेशियर पर फर्स्ट सिविलियन एक्सपीडिशन को कवर करने का भी मौका मिला। जनवरी 2010 से आप P7 न्यूज़ चैनल के सीनियर प्राइम टाइम एंकर के साथ ही P7 MP छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल के हेड हैं। टीवी न्यूज़ चैनल में स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर वॉइस ओवर और शो को अंतिम रूप देने तक हर गतिविधि में आप खासी पकड़ रखते हैं। हम आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं। अब मैं बड़े सम्मान के साथ आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुरुआत में लगता था कि बहुत लोग मीडिया में आना चाह रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने का एक ट्रेंड, एक रुचि ज़्यादा देखी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में और खासकर रीजनल चैनल के आने के बाद, और जैसा बताया चमन जी ने कि क्षेत्रीयता की थोड़ी तरफ रुझान बढ़ा है यहाँ पर, वो चाहे समाचार पत्र हों, टेलीविज़न चैनल्स हों, इसके बाद संभावनाएं बढ़ी हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी है कि एक तो न सिर्फ आपकी ये संस्थान आपके लिए इस तरह का मौका प्रोवाइड करता है, कोर्स के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ये कोशिश है। एक बड़ा जो डिस्कनेक्ट शुरुआत में मुझको लगता था कि पढ़ाने के दौरान और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो चाहे समाचार पत्रों में हो या टेलीविज़न में हो, किस क्षेत्र किस चीज़ों से गुजरता है, उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट दिखाई देता था। पर मुझे लगता है कि डॉक्टर जोशी और उनकी पूरी टीम की कोशिश कि हम उस गैप को कम से कम कर पाएँ और आप वो चीज़ें जान पाओ जो कि आमतौर पर प्रैक्टिकली मीडिया कर रहा है और करता है, वो चाहे तकनीकी क्षेत्र की बात हो या फिर भाषा, लेखन, प्रेजेंटेशन की बात हो। टेलीविज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाला समय इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हैं। मतलब लोगों के पास एक तो समय नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन के इस युग में आप सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम चीज़ें शेयर कर पाते हो, दे पाते हो। तो वो फॉर्मेट जो हुआ करता था कि एक ज़माने में हम अखबार का इंतज़ार करते थे, वो चीज़ें धीमे धीमे टूटी हैं। टेलीविज़न आया, अब टेलीविज़न से भी ज़्यादा तेज़ी से फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया आ गए हैं। तो स्वरूप बदल रहा है, स्वरूप बदलेगा भी। बस चूज़ आपको करना है कि आप किस तरह से अपने को तैयार करते हो, कितनी मेहनत कर पाते हो, और जो भी आप पढ़ो उसको सिंसियरली करके अपने इस समय को जितना सदुपयोग करके आप सीख पाओ, लोगों से जान पाओ, टीचर से इंटरेक्ट कर पाओ। तमाम संभावनाओं से भरी चीज़ है। और जो बड़ी बात है जो कि निकल के आ रही है, जो समझ में आती है कि अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महानगरों में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। माँ बाप का एक कंसर्न होता है कि इस स्टेज पर आने के बाद उनका बेटा अगर इसमें एडमिशन ले रहा है तो क्या होगा, कहाँ जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक अभी इंटरेक्शन के दौरान पंकज ने बताया कि देश के अच्छे संस्थानों में से, IMC में से जो पास आउट होते हैं उसमें से बहुत से लोग छोड़ देते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता या उनकी रुचि नहीं हो पाती या उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास मुझे लगता है कि वो चीज़ें धीमे धीमे होंगी। छत्तीसगढ़ में चैनल, अखबार और इन सब की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। आप जितना मेहनत कर पाओगे वो बड़ी बात होगी। साथ ही जो बहस है कि तैयार किए जा सकते हैं पत्रकार, कितनी ट्रेनिंग दी जा सकती है, लाइसेंस होना चाहिए, जो ये बहस है, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत के दौरान, मतलब ट्रेनिंग के इस पीरियड के दौरान अगर आप अपने आप को अच्छे से तैयार करते हो तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मेरा ध्यान बार बार अपने वो पीछे जो दूर दराज से जो विद्यार्थी आए हैं उन पर भी था कि वो इतनी भारी भरकम पत्रकारिता और मीडिया की चिंताओं को, लेकिन बच्चे कितने धैर्य से, मनोयोग से सुन रहे थे। मैं तो बोलने वाला था कि आप लोग भी कुछ सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने मीडिया के विषयों पर लिखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ पत्रकारिता की संस्कार भूमि है और विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय एवं विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कुशाभाऊ ठाकरे जी की स्मृति में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष की महाविद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता का विषय रहा सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, जिस विषय पर हम और आप आज एकाकार हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस पर इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। तो महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस विषय पर निबंध लिखे और विद्यालयों के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने समाज में पत्रकारिता का बढ़ता महत्व, देखिए हम बड़े हो गए हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, समझदार हो गए हैं, तो हम पत्रकारिता के महत्व कम तो ना हो जाए इस चिंता में दो चार होते हैं। लेकिन ये बच्चों ने बात जो रखी है उसमें यह है कि समाज में पत्रकारिता का बढ़ता महत्व। और
ये अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश के दूरस्थ ग्राम अंचल, वनांचल और शहरी और नगरों से विद्यार्थियों ने निबंध लिखे। जैसा पंकज नयन पांडे जी ने कहा था कि आप सचमुच पत्रकारिता की 2 पीढ़ियों को अपने सामने साक्षात देख रहे हैं, तो मैं आदरणीय श्रवण गर्ग जी के बारे में सचमुच आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये संपादकों की उस महान पीढ़ी के संभवतः अंतिम और सबसे सशक्त प्रतिनिधि हैं। और इनके बाद मुझे पता नहीं है कि पत्रकारिता की संपादकों की उस पीढ़ी का क्या होने वाला है, पर आज भी श्रवण गर्ग जी के तौर पर हमारे बीच में एक ऐसे संपादक मौजूद हैं जिनके नाम से अखबार चलते हैं। और बाकी अखबारों में तो जहाँ तक संपादकों की जगह है वो प्रायः मैनेजमेंट ने घेर ली है, पर जहाँ जहाँ श्रवण जी जाते हैं, जिन जिन अखबारों में गए हैं, वहाँ उन्होंने इस बात को बड़े ज़ोर शोर से स्थापित किया है कि अखबार आज भी और अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ संपादकों के दम पर और उनकी कल्पना शक्ति और उनकी सोच के दम पर चलते हैं और चलना चाहिए। तो ये हमारे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है कि इस विश्वविद्यालय को उनका आशीर्वाद हमेशा मिला है, और हमेशा जब जब भी हमने उन्हें हमारे बीच आने का निमंत्रण दिया है, उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच में से भी उसे स्वीकार किया है। इसी तरह अनुराग पुनेठा जी भी आप जानते हैं, आप सभी उनको रोज़ चैनल पर देखते ही होंगे, और चैनल की जो भागदौड़ है और चैनल की जो कमिटमेंट है, चैनल की जो मांग है, उसको कहीं ना कहीं परे रखकर वो हमारे बीच हमारे आग्रह पर यहाँ आए हैं। हम जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज से और 2-3 साल बाद जिन लोगों को हम टेलीविज़न के क्षेत्र में शिखर पर देखेंगे, उसमें से निस्संदेह एक नाम अनुराग पुनेठा जी का होगा। तो वो भी आज हमारे बीच, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पत्रकारिता के व्यापक फलक पर बहुत अच्छी चर्चा हो गई है, इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता। और पता नहीं शोले फिल्म आप में से कितने लोगों ने देखी है, उसमें एक डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमारे पब्लिकेशन विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, उसमें भी अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो मैंने बार बार इस बात का हम लोगों ने जिक्र किया है कि आप में वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, कुछ तो भी करने का एक पागलपन होना चाहिए। और जब वो पागलपन आपके अंदर होगा, कुछ तो भी करने का जुनून होगा, कुछ जज्बा होगा, जोश होगा, तभी आप मीडिया के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यहाँ अगर आप घड़ी देखकर अपने काम के घंटे निर्धारित करेंगे या कैलेंडर देख के अपने काम के अवसर को निर्धारित करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद आप यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि घटनाएं आपको देख के घटित नहीं होती, घटनाएं आपके वीकली ऑफ को देखकर घटित नहीं होती, और घटनाएं आपके ड्यूटी के आवर्स को देखकर घटित नहीं होती। आपको उसके साथ जाना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जाना है, निरपेक्ष भाव से जाना है, और अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक तैयारी के साथ जाना है। बहुत कठिन ज़िंदगी है, और जो डर आप लोगों के बीच में कुछ दिखाई देता है, वो डर भी यहाँ इस 2 साल में जब आप हमारे साथ यहाँ रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर से वो डर निकल जाए। क्योंकि जब यहाँ से पढ़ के बच्चे निकलते हैं, पिछले 3-4 साल का तो अनुभव खासकर मुझे ये रहा है कि किसी भी बच्चे ने आके मुझसे साल के अंत में ये नहीं पूछा कि सर हमारी नौकरी का क्या होने वाला है। उनको खुद ब खुद नौकरी मिल जाती है, और अगर नौकरी नहीं मिलती तो उनके अंदर इतना हौसला और इतनी हिम्मत आ जाती है कि उन्हें लगता है कि जहीं भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। वो कहावत है ना कि जहाँ लात मारेंगे वहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं। तो ये हौसला और ये जुनून नजर वो बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो संवेदनशीलता की बात अनुराग जी ने भी कही, श्रवण जी ने भी कही, उसके बारे में मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि मैं पत्रकारिता के इस काम को
मेडिकल प्रोफेशन से जोड़ के देखता हूँ कि जितनी सेंसिटिविटी, जितनी संवेदनशीलता एक मेडिकल प्रोफेशन में होती ही, उतनी ही संवेदनशीलता पत्रकारिता के प्रोफेशन में होती है। जैसे सर्जन है, कोई चिकित्सक है, उसका एक गलत चीरा या एक गलत इंजेक्शन मरीज़ की जान ले सकता है। आपका एक गलत शब्द समाज में दावानल खड़ा कर सकता है। तो इसलिए बहुत सोच के, बहुत संवेदनशीलता से, बहुत गंभीरता से आपको इस प्रोफेशन में जाना है और अपने दिमाग की पूरी संजीदगी को अपने साथ रखना है, तो तभी आप सफल हो सकते हैं। और जितना आपके अंदर मन में ठहराव होगा, बैलेंस ऑफ माइंड होगा, चीज़ों को अलग अलग ढंग से सोचने की, एनालाइज करने की, उसका विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होगी, उतने ही आगे आप जाएंगे, उतने ही ज़्यादा विकास आप करेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और शब्द की जहाँ तक बात है, तो शब्द के बारे में तो एक छोटी सी कहानी मुझे कहीं पढ़ी हुई याद आती है कि एक बच्चा जो था, वो अक्सर उसकी अपने दोस्तों से बहुत लड़ाई हो जाती थी और बहुत मार खा के वो आ जाता था। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं क्या पता नहीं ऐसा बोल जाता हूँ, मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैं दोस्तों से झगड़ा कर लेता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, ये सामने तख्ता रखा है, वहाँ कीलें रखी हैं, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील उठा के उस लकड़ी के तख्ते पर ठोक देना। पहले दिन उसने देखा कि उस तख्ते पर उसने 30-40 कीलें ठोक दी। अगले दिन थोड़ा उसमें गुस्से में कंट्रोल हुआ तो थोड़ी कीलों की संख्या कम हुई, और धीरे धीरे देखा तो 15-20 दिन बाद उसने एक भी कील उस तख्ते पर नहीं ठोकी थी। तो पिताजी ने कहा कि, उसने बेटे ने कहा कि देखिए पिताजी, अब शायद मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं पाया, अभी फिर भी कहीं कहीं तुम्हें गुस्सा आता है, तो अब जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक एक कील उसमें से निकालते चले जाना। तो वो धीरे धीरे कील निकालता गया और महीने भर बाद देखा तो उस तख्ते पर कोई भी कील नहीं बची थी। उसने कहा पिताजी, शायद अब मैंने अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर काबू पा लिया है, अब तख्ते पर एक भी कील नहीं है। पिताजी ने कहा देखो, तख्ते पर कील एक भी नहीं है, लेकिन जो तमाम कीलें तुमने ठोकी थी उनके सबके निशान वहाँ पर मौजूद हैं। तो शब्द एक ऐसी चीज़ है जो जब निकल जाती है तो निकल जाती है, इसलिए जब भी उसका इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के करें। ये जो 40 साल का अनुभव है, ये जो 40 साल की तपस्या है, ये अगर आप चाहें कि 1 घंटे के इंटरेक्शन में या कुछ देर की बातचीत में वो सारी तपस्या का निचोड़ आपको सब मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। साधना पड़ती है, शब्दों को भी साधना पड़ता है। आप लोग शब्दों को साधेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आपसे शुभकामना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियाँ हैं, उन्हें याद रखिए। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो अपनी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो ऐसे पंथ बनाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर संदीप वसुतेर सर को आमंत्रित करूंगा, वो आए और यहाँ हमें संबोधित करें। पत्रकारिता विभाग के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में पधारे सम्माननीय मुख्य अतिथि द्वय श्रीमान श्रवण गर्ग जी, अनुराग पुनेठा जी, इस देश के प्रथम मीडिया गुरुकुल के स्वप्नद्रष्टा और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, पंकज नयन पांडे जी, शोधपीठ के अध्यक्ष द्वय आदरणीय भाकरे जी, चक्रवर्ती जी, रुचिर गर्ग जी, मेरे साथी प्राध्यापक बंधुओं और प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत सारी बातें पत्रकारिता के फील्ड में आप उत्सुक छात्रों ने सुनी। आज बहुत ही शुभ दिन है कि आपके बीच में श्रवण गर्ग जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर उपस्थित है और आप अपनी शंकाओं का और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आप लाभ ले पा रहे हैं। मैं आदरणीय कुलपति जी ने जो संवेदनशीलता की बात की थी, आप लोगों की जो चिंता, एक बच्चे ने भी प्रश्न पूछा, मैं सुन रहा था कि बहुत डर था कि हम कैसे पत्रकार बने, वहाँ पर हमको क्या सुरक्षा सरकार देगी। उसके साथ साथ बहुत सी बातें कि मीडिया जो है वो प्रोफेशनल हो गया है, ये बातें भी चल रही थी। सर ने बहुत अच्छी बात की, सर ने अपना भय दिखाया कि ये तो सब ठीक है अपने जगह, आप कल जब एक सफल पत्रकार बने तो आप अपनी संवेदनशीलता को कितना अपने साथ जिंदा रख पाए। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। सच तो यह है फूल का दिल भी छलनी है,
हंसता चेहरा एक बहाना लगता है। तो आप अपने जब प्रोफेशन में जाए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे फैज जी की फैज अहमद फैज एक बहुत फेमस शायर हुए हैं, उनकी 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं फैज जी से भी क्षमा चाहूँगा, सदन से भी क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा बदला है मैंने। तू परवरिशो लौह कलम करते रहना, जो अपने दिल पे गुजरती है उसे रकम करते रहना। बाहर के इस शोर में तेरी बातें दबन जाए तो अंदर से जो आती है आवाज़ें उसे लिखते रहना। तो मैं चाहता हूँ आपके सफल जीवन की कामना करता हूँ और साथ ही एक जोक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र का प्राध्यापक रहा हूँ और मैं एक जगह प्रैक्टिकल लेने गया। प्रैक्टिकल हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया। मैं सोचता रहा यार इंटरनल ने अभी तक मुझे बोला नहीं कि खाना खाने चलना है। मैं कैसे बोलूँ अपने तरफ से कि यार खाना खाने चलना है। तो मैंने पूछा यार खाना खाने के बाद मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी यहाँ से दोपहर के खाने के बाद। उसने कहा पता नहीं था, हम तो दोपहर का खाना नहीं खाते। मैं माननीय अतिथि द्वय श्रवण गर्ग जी का, अनुराग पुनेठी जी का तहे दिल से अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने मूल्यतम समय में से हमें समय दिया, यहाँ पधारे, हमारे छात्रों के साथ समय शेयर किया। मैं सच्चिदानंद जोशी जी का, हमारे कुलपति जी का बहुत आभारी हूँ। आपने अध्यक्षता स्वीकार की इस कार्यक्रम की। मैं शोधपीठ के अध्यक्ष द्वय का आभारी हूँ, जो इस सदन में पधारे और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। पंकज नयन पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुत सफल आयोजन किया है। मैं आप सभी प्राध्यापकों का आभार और आप छात्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। रुचिर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इन क्षणों को स्मृति में संजोए रखने के लिए हमारे कुलपति जी से अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि माननीय श्रवण गर्ग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।